वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज अक्टूबर संडे को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो बेसिकली करंट अफेयर का न्यूज़ है, लेकिन आप लोगों के लिए प्री पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। 28% जीएसटी ऑन ई गेमिंग, ये थोड़ा टेक्निकल था और मुझे लगता है कि बाकी आप लोगों को कोई बहुत बेहतर तरीके से नहीं बता सकता था, इसलिए भी मैंने इसे लिया है। और इसमें जो बेसिक टेक्निकलिटीज़ हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे कि जीएसटी आखिर लग काय पे रहा है और पहले वाले नॉर्म्स क्या थे और अभी के नॉर्म्स क्या हैं। टोटल जो रेट ऑफ जीएसटी है वो कितना परसेंटेज लग रहा है और बर्डन किस पे कितना पड़ेगा, सारी चीज़ों की बात करेंगे, एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे। और जो नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली मणिपुर इथनिक वायलेंस के ऊपर है। पूरे वीक आर्टिकल आए थे, हमने कहा था संडे को अलग से डिस्कस करेंगे टॉपिक को, और जो क्लैश है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये दोनों आर्टिकल जो है आज डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपको हमारा कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए, हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। साथ ही आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है अमेंडेड नॉर्म्स फॉर 28% जीएसटी ऑन ई गेमिंग किक इन, कंपनी रेजेस कंसर्न। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। जीएस3 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। जीएसटी के इश्यूज आते हैं तो उसमें आप डाल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ेंगे, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ही ये इम्पॉर्टेंट है। अब शुरू करते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है? अमेंडेड लीगल प्रोविजंस एंड द रूल्स आर सेट टू किक इन फॉर ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, casinos from October 1, bringing into effect the 28% tax at the face value at the entry level under the GST regime and mandatory registration for offshore online gaming companies in India। तो क्या हुआ था? रिसेंटली जीएसटी जो काउंसिल है उन्होंने 28% जीएसटी टैक्स लगाने की बात की गई थी। किस पे? ऑनलाइन गेमिंग जितनी भी कंपनीज़ हैं उनके ऊपर। हालांकि कुछ स्टेट थे जैसे कि सिक्किम और गोवा, वो इसके खिलाफ थे। हॉर्स रेसिंग, कसिनो गेम, इन सारी चीज़ों पे 28% टैक्स लगाया जा रहा है। क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि ये सिन गुड की तरह ट्रीट किया जाता है इन्हें, और लग्जरी गुड की तरह ट्रीट किया जाता है। गरीब आदमी नहीं लगाता है इतना पैसा, ठीक है, इन सब गेमों में। तो इसलिए इस पर 28% टैक्स लगाने की बात की गई है। किस पे लगाने की बात गई है? एट द फेस वैल्यू ऑफ एंट्री लेवल। ये समझने की कोशिश करेंगे अभी आगे। अब क्या इशू हुआ है कि बहुत सारे स्टेट्स को जीएसटी लॉज में क्या करना पड़ेगा? अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तभी तो एप्लीकेबल होगा। लगभग 15 ऐसे स्टेट है जहां पर अमेंडमेंट नहीं हुए हैं और 1 तारीख की डेट थी इम्प्लीमेंटेशन की। अब समझ नहीं आ रहा है कि इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा। जीएसटी कटेगा, एसजीएसटी काटना है या नहीं काटना है, कंपनीज़ को नहीं समझ में आ रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि एसजीएसटी भी जो है काटना पड़ेगा, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है क्योंकि जीएसटी काउंसिल में ये कंसेंसस से पास हुआ है, तो सारे स्टेट ऑन बोर्ड हैं ऑलरेडी, बस उन्होंने अमेंडमेंट नहीं किया है। लेकिन जब तक कि अमेंडमेंट नहीं होगा लॉ में, तब तक के एसजीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, और इसलिए ये ग्रे एरिया चल रहा है। और यही सबसे पहला जो कंसर्न है इंडस्ट्री का, वो ये है। दूसरा कंसर्न इंडस्ट्री का क्या है? जो टैक्स है ना, 28% ऑन जीजीआर लगाया गया है, ऑन द फेस वैल्यू ऑफ एंट्री। क्या है ये ऑन द फेस वैल्यू ऑफ एंट्री? इसको समझेंगे। यही कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बेसिकली ये आर्टिकल मैंने लिया था। ये आपको कोई और नहीं बताएगा, इसलिए मैं जो है कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझा दूँ। पहले के नॉर्म्स क्या थे टैक्स के? 18% टैक्स था ऑन ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू। ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? मनी वेजड बाय द प्लेयर्स माइनस द अमाउंट पेड एज विनिंग्स। ठीक है, अब एग्जांपल की तरह देख लेते हैं। ड्रीम 11 तो सबने खेला होगा, पूरा भारत ही ड्रीम 11 खेल रहा है आजकल। तो आप लोग जब भी उसमें एंट्री करते हो, मान लो आपने 5 प्लेयर में एंट्री की और आपने 1-1 हज़ार रुपये लगाए, तो कुछ पैसा जो है वो रख लेता है, उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म फीस। ठीक है, अब जब आप 5 हज़ार रुपये लगाए, ठीक है, 5 प्लेयर ने 1-1 हज़ार लगाया, तो टोटल वेजड अमाउंट कितना हो गया? 5 हज़ार। और सपोज विनिंग टोटल कितनी थी? 2 हज़ार। तो जीजीआर कितना हो जाएगा? 3 हज़ार रुपये। कैसे हो जाएगा? जितना आपने वेजड किया माइनस अमाउंट ऑफ विनिंग, ये जीजीआर हो जाएगा। और इस पे 18% टैक्स लगता था पहले। कितना हो गया 3 हज़ार का 18%? 540 रुपये। तो टोटल कंपनी को कितना पे करना पड़ता था? 540 रुपये। ठीक है, ये कितना हो गया? इनका टैक्स हो गया। अगर प्लेयर की बात की जाए तो प्लेयर के पर्सपेक्टिव से उसे 18% जीएसटी देना पड़ता था प्लेटफॉर्म फ़ी पे। प्लेटफॉर्म फ़ी क्या है? जो प्लेटफॉर्म फ़ी मैंने यहाँ बताया कि 5 हज़ार में से, या फिर आप जीएसटी बहुत सारा आपने लगाया, माइनस 3 हज़ार, 2 हज़ार विनिंग है तो प्लेटफॉर्म फ़ी मान लीजिए
10% या 20% रहती है, ठीक है, जितनी भी रहती है 10% 20%। आप फ़ोन रिचार्ज करते हैं तो आपको 1 रुपये एक्स्ट्रा लगता है फ़ोनपे पे, ठीक है, वो क्या है, उसकी प्लेटफॉर्म फ़ी है। तो 1 रुपये जो एक्स्ट्रा लगा है वो प्लेटफॉर्म फ़ी पे कितना लगेगा, 18% GST लगता था पहले, ठीक है। अगर अबव केस की बात करें, अगर 10% प्लेटफॉर्म फ़ी है, कितनी, वेजर्ड अमाउंट का 10%, मतलब 1000 रुपये का 10% कितना होगा, 100 रुपये। तो उस पर 18% टैक्स लगेगा। तो प्लेयर को कितना टैक्स देना पड़ेगा, एक प्लेयर को 18 रुपये, पाँचों को कितना देना पड़ेगा, 90 रुपये। समझ में आया क्या? तो पहले टैक्स कितना लग रहा था, 580 कंपनी को लगा और 18 पर प्लेयर को टैक्स देना पड़ रहा था। न्यू नॉर्म्स क्या हैं, अब न्यू नॉर्म समझ लेते हैं। 28% टैक्स हैव टू बी पेड ऑन द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द प्लेयर इन द गेम। बेसिकली आपको एंट्री में आप जितना वेजर लगा रहे हैं आपको उसमें 28% टैक्स देना ही पड़ेगा। मान लो कि आपने 1000 रुपये लगाया एंट्री, तो आपको 280 रुपये का पहले टैक्स लग जाएगा। उसके बाद मान लीजिए आपकी 10% प्लेटफॉर्म फीस है, 10% प्लेटफॉर्म फ़ी हुई तो कितनी हुई, 10% 1000 की 100 रुपये। तो टोटल आपको कितना रुपये लग जाएगा, इनिशियली 380 रुपये आपको देना ही पड़ेगा। 1000 रुपये लगाए, अब आपने 1000 रुपये एक्चुअल लगाने के बाद आपके 380 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मतलब 1380 देना पड़ेगा 1000 रुपये लगाने के लिए। समझ में आया? अब आप विनिंग हो या लूजिंग हो वो बात की चीज़ है, अगर आप हार गए तो आपको 1380 पे करना पड़ेगा। इफ़ प्लेयर वॉन, अगर वो जीत जाता है तो उस पर 30% TDS अलग से लगेगा। 30% TDS, मान लो कि 2000 रुपये जीत गया वो 1000 रुपये लगा करके, तो 2000 जीतने पे उसको 600 रुपये का टैक्स लग जाएगा TDS उसके विनिंग पे। तो टोटल टैक्स कितना हुआ उसका, शुरू में कितना लगाया था, 1000, टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी, 980। कैसे, 600 रुपये उसके 2000 जीतने के, प्लस जो ऊपर आया था 280 रुपये, ये टैक्स जब उसने शुरू में 1000 पे 28% लगा था और प्लस उसकी 100 रुपये प्लेटफॉर्म फी, टोटल कितना देना पड़ा उसे, 980। लेकिन अगर प्रीवियस नॉर्म्स होते तो उसे कितना देना पड़ता, 600 रुपये TDS तो देना ही पड़ता, TDS तो लगेगा ही, उसकी प्लेटफॉर्म फी 100 रुपये होती तो ये हो जाता, और जो टैक्स लगता उसको वो सिर्फ 18 रुपये लगता प्लेटफॉर्म फ़ी के ऊपर। तो टोटल टैक्स आता है 718 रुपये। समझ में आया कि आपको कॉन्सेप्ट क्या हुआ है? अब आप जब भी पैसा लगाएंगे, जब भी या जितना भी पैसा शुरू में लगाते हैं उस पर आपको 28% टैक्स देना पड़ेगा। और यही मतलब है किसका, ये जो GST टैक्स लगाया जाए, इसमें बहुत सारी इंडस्ट्री उन्होंने कंसर्न दिखाया था कि इतना ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो फिर लोग क्या करेंगे, बैट ही नहीं लगाएंगे, क्योंकि उन्हें बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि हम चाहते भी नहीं सरकार लोग अपना हार्ड अर्न मनी जो है ये बैट वैट लगा के वेस्ट करें, क्योंकि किसी को 1 करोड़ रुपए नहीं मिलने वाला है ना। जो जो 2 करोड़ 1 करोड़ जो मिलने का ख्वाब देखते हैं हम ड्रीम 11 में, रोज़ सोचते हैं कि यार 1 करोड़ मिलेंगे, और लास्ट में 39 और 49 रुपीज़ जब जितने लगाते हैं बस आखिरी तक पहुँचते पहुँचते इतना रहता है कि यार बस इतना ही वापस मिल जाए। तो 99% लोगों के साथ यही हो रहा है। तो सरकार नहीं चाहती अपना हार्ड अर्न मनी जो है वेस्ट करें, और इतना टैक्स ले रही है आपसे कि आपकी जो विनिंग है वो इतनी कम हो जाए कि आप लोग सोचें कि यार इससे अच्छा तो वे मतलब हारने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है और पैसा जीतने में भी ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो छोड़ो यार नहीं लगाते हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था हमारा GST ऑन गेमिंग वाला, ठीक है। टैक्स काय में लगा जा रहा है, एट द फेस वैल्यू एट द एंट्री लेवल। इसका मतलब आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। पूरा कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए मैंने ये बेसिकली लिया था। बाकी जो SGST नहीं लग रहे हैं वहाँ उसके लिए जो है ये कहा गया है कि मान लीजिए दिल्ली में SGST नहीं लग रहा है, हरियाणा में लग रहा है, तो SGST आपको दिल्ली में नहीं देना पड़ेगा जब तक कि अमेंडमेंट नहीं हो जाता। हरियाणा में देना पड़ेगा, लेकिन IGST लगेगा, ठीक है, इंटीग्रेटेड GST उसके बाद भी लगेगा और वो आपको देना पड़ेगा जब तक के अमेंडमेंट नहीं हो जाते। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है रिसेंटली ऑनलाइन गेमिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो टैक्स ऑफिशियल्स हैं उन्होंने क्या देना, नोटिस देना शुरू कर दिया है, ठीक है। उनके हिसाब से ये 28% के हिसाब से और बहुत ज़्यादा जो है टैक्स आ रहा है लोगों के ऊपर, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो वो अलग इशू चल रहा है। आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो उसको जो है इस जो ऑनलाइन गेमिंग वाली जितनी भी चीज़ें हैं उसको फॉलो अप करते रहिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है इसमें क्लियर होते चले जाएँ, है ना। जो हम लोग मेन चीज़ समझना चाहते थे वो आपको समझ में आ गया होगा कि फेस वैल्यू पर का मतलब क्या है, और पहले क्या होता था और अब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है एक्सटेंडेड एक्सक्लूजन। ये आर्टिकल द हिंदू में आया हुआ था कल, और आपके GS3 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इंटरनल सिक्योरिटी में इस बार मणिपुर वायलेंस से डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। 2024 में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इथनिक वायलेंस में पूछा जा सकता है। तो बेसिकली ये वायलेंस किस किस कम्युनिटी के बीच में था,
मीती कम्युनिटी जो कि वैली में रहती है, और ट्राइबल कम्युनिटी कुकी जो कि हिल एरिया में रहती हैं। इन दोनों के बीच में ये इथनिक वायलेंस हुए थे, क्राइसिस हुआ था, उसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। क्या रीज़न है उसके, क्या हिस्ट्री है उसकी, सारी चीज़ को अच्छे से समझेंगे ताकि अगले साल क्वेश्चन आए तो हमें अच्छे से बन जाए। उसके अलावा जो है बात करें प्रीलिम्स की, तो आपको डायरेक्टली जो ट्राइब्स इन अ न्यूज़ है वो आपको पूछा जा सकता है। कौन सी ट्राइब है, किस स्टेट से एसोसिएटेड है, इस तरह का क्वेश्चन मैच द कॉलम टाइप का आ सकता है। ओनली वन करेक्ट, ओनली टू करेक्ट, इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट के लिए। अब बात करते हैं जो इशू है वो क्या था। इथनिक इशू है तो इथनिक कंपोजिशन समझते हैं। स्टेट की बात करेंगे तो फुटबॉल नुमा स्टेट है। जो बीच का एरिया है वो वैली एरिया है और आसपास हिली एरिया है। हिली एरिया टोटल कितना परसेंट है ज्योग्राफी का, 90%। और लैंड मास जो वैली एरिया का वो कितना है, 10%। यहाँ रहने वाली पॉपुलेशन कितनी है, 35%। हिल एरिया में जनरली पॉपुलेशन कम होती है। वैली एरिया में पॉपुलेशन कितनी है, 65%। और यहाँ पर जो रहने वाली पॉपुलेशन है वो कौन सी है, नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन विच इज़ डोमिनेटेड बाय मीती कम्युनिटीज़। मैती कम्युनिटी की बात कर रहे हैं जो कि डोमिनेटिंग कहाँ पर है, इम्फॉल वैली रीजन में। और जो ट्राइबल हिली एरियाज़ हैं वहाँ पर कौन सी पॉपुलेशन रहती है, ट्राइबल पॉपुलेशन। जो कुकी, नागाज, जोमी, इस तरीके की जो ट्राइब्स है वो यहाँ पर हाईली डोमिनेटिंग ट्राइब्स है। अब इशू क्या है, इशू है सबसे पहला अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिली पीपल ट्राइब्स, है ना। तो ये जो ट्राइब है नागाज, कुकीज़, जोमी, ये हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं कि इन लोगों के पास एरिया कितना है, 90%, लेकिन इनके पास जो एमएलए की सीट्स हैं वो 20 सीट हैं। टोटल कितनी सीट है, 60। क्योंकि इनकी पॉपुलेशन 1/3 है इसलिए इनको सीट्स कितनी मिली है, 20। और जो मीती कम्युनिटी है उनका अगर देखा जाए तो उनका बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है, 40 एमएलए की सीट्स है जो कि वैली एरिया से आती है। और डोमिनेटिंग यहाँ पर कौन सी पॉपुलेशन है, मीती। तो इन लोगों के क्लैश का रीज़न क्या है, एक तो पहला रीज़न है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिली पीपल ट्राइब्स। ठीक, अब बात करते हैं दूसरा रीज़न। उसके लिए हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है हिस्ट्री। रिफ्यूजी ऑफ पीपल ऑफ म्यांमार बाय हिली ट्राइब। ठीक है, तो म्यांमार के लोगों को रिफ्यूज़ दे रहे हैं कहाँ पर, जो हिली ट्राइबल एरिया के लोग हैं उनके द्वारा। अब बात करते हैं कुकी और जोमी कम्युनिटी की। ठीक है, तो कुकी और जोमी कम्युनिटी बेसिकली म्यांमार में रहा करती थी। जो म्यांमार में जो इम्फाल वैली है आज, वहाँ पर एक किंगडम हुआ करता था, उसका नाम क्या था, कांगलाई पेक किंगडम, जो कि ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट था। तो यहाँ पर नागाज़ जो कि आजू बाजू में हिली ट्राइब थी वो हमेशा अटैक करती थी माइती कम्युनिटी के ऊपर। तो उनसे बचने के लिए ब्रिटिशर्स के जो एजेंट हैं उन्होंने कुकी जोमी कम्युनिटी को बुलाया, और वो भी सेम हट्टे कट्टे थे। तो उन लोगों से फ़ाइट करने के लिए, किससे, नागाज से फ़ाइट करने के लिए कौन सी कम्युनिटी आई, कुकी जोमी कम्युनिटी। तो किसका रक्षण करने के लिए, माइतीस कम्युनिटी का। तो बेसिकली क्या है, माइतीस कम्युनिटी का रक्षण करने के लिए कुकी जोमी को लाया गया और फिर वो यहाँ पर हिली एरियाज़ में बस गए किससे बचने के लिए, नागाज से बचने के लिए। तो म्यांमार से जब रिफ्यूजी कूप हुआ ना, तो बहुत सारे रिफ्यूजीज़ आए, तो ये इनको लगा इनके भाई बंधु हैं, तो यहाँ पर जो है इनको रिफ्यूज़ देने का काम किया गया हिली ट्राइब के लोगों द्वारा। तो माइतीज़ ने क्या कहा कि ये डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, किसकी, जो डेमोग्राफी है उसमें जो पॉपुलेशन है किसकी, माइती, इसका उसका परसेंटेज कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके। और यही मेन इन लोगों के बीच का इथनिक क्राइसिस है। उसके बाद बात करें तो 1950s से जो है दोनों के बीच में रिलेशन ठीक ठाक थे, लेकिन बाद में जो है कुकी जो ट्राइब है उनके द्वारा कुकी लैंड को डिमांड, अलग स्टेट बनाने की डिमांड की गई 90s में, और कुकी और माइतीस के बीच में जो डिफरेंसेस थे और बढ़ गए। उसके बाद 2016 में जो मणिपुर है उसने वैली रीजन में आईएलपी, इनर लाइन परमिट लाने की बात कही। मतलब बाहर का कोई भी बंदा, इवन मणिपुर के जो भी बाहर का है, वो आईएलपी अगर यहाँ लग जाएगा तो लैंड भी नहीं ले पाएगा। इसका जो है घोर विरोध किसने किया, जो हिली एरिया के लोग हैं उनने, यहाँ पर उनको ज़मीन भी नहीं मिल पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। और जो रीसेंट ट्रिगर था वो क्या था, एसटी स्टेटस टू मीती। क्योंकि हमने बात किए हैं जो वैली रीजन के लोग हैं ये काफ़ी डोमिनेटिंग लोग हैं, काफ़ी जो है इनके पास क्या है, रिप्रेजेंटेशन है अगर स्टेट में बात किया जाए, गवर्नमेंट सर्विस में बात किया जाए। और मीती जो है अफ्लुएंट क्लास है, डेवलप्ड क्लास है। तो ये बेसिकली अगर इनको ट्राइबल स्टेटस मिल जाता है तो जो वैसे ही पुअर क्लास है, हिली एरियाज़ की जो ट्राइबल्स हैं वो और पीछे हो जाएंगे, उन्हें कंपटीशन में और जो है कंपटीशन मिलेगा माइतीस के, माइतीस से भी उन्हें compete करना पड़ेगा।
इसलिए जो है उन लोग इसका विरोध कर रहे थे। और हाई कोर्ट ने रिसेंटली जो है जजमेंट बेसिकली गवर्नमेंट को कहा कि माइतीज़ को एसटी स्टेटस दिया जाना चाहिए। उसी के विरोध में जो कुकी लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट यात्रा निकाली थी और फिर उसके अगेंस्ट में माइतीज़ लोगों ने निकाली और दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। उसके बाद फिर फेक न्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें हुई जिससे बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, दोनों कम्युनिटी का लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का नुकसान हुआ। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा क्या था, इनका जो इशू था, जो क्लैश था। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आर्टिकल समझते हैं। तो आर्टिकल क्या कह रहा है कि जो हिल एरिया है वहाँ पर आफ्स्पा मतलब आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है उसको लगाया गया है अगले 6 महीने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट ने ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया है और सिर्फ हिली एरियाज़ में ये लगाया गया है और वेली एरियाज़ में नहीं लगाया गया है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग एक्यूजेशन लगा रहे थे कि जो सरकार है वो कुकी कम्युनिटी के अगेंस्ट है और माइती को क्या कर रही है, फेवरेबल ट्रीटमेंट दे रही है। ऐसा क्यों कहा जा रहा था, उसका एक रीज़न तो ये है कि उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो 40 एमएलएस का है, तो अगले साल सरकार या अगले बार जब भी सरकार बनेगी तो उनको वोट चाहिए होंगे, सबसे पहला रीज़न। उसके बाद दूसरा, जो हिंदू मुस्लिम करने की आदत है हर जगह, जो मेजॉरिटी मैतीज़ हैं वो सब क्या हैं, हिंदूज़ हैं और फिर फॉलोड बाय मुस्लिम, और जो हिली ट्राइब्स हैं वो बेसिकली क्रिश्चियन है। तो ये हिंदी मुस्लिम वाला जो बीजेपी नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी वहाँ पर, तो ये वाले एक्यूसेशंस लगाए जा रहे थे। तो और उसी तरह के एक्यूसेशन यहाँ भी लगाए गए हैं। ठीक है, उसमें भी यही कहा गया है कि यहाँ पर हिली एरिया में आसपा लगाया गया है लेकिन जो इम्फाल वैली है वहाँ पर नहीं लगाया गया है। और यहाँ पर इसलिए नहीं लगाया गया है क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर इशू है और लॉ एंड ऑर्डर इशू सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हैंडल करेगा और जो इंसर्जेंसी इशू है वो सिर्फ मिलिट्री करेगी, ऐसा कहा गया है सरकार के द्वारा, यही इंडिकेशन दिए गए हैं। हालांकि आर्टिकल कह रहा है कि ये गलत है, आफ्स्पा को अब हटाने की ज़रूरत है और उसके रीज़न हम जानते हैं। आफ्स्पा का अगर हम एक्ट की बात करें, आफ्स्पा एक्ट की, इसके अंदर जो आर्म फोर्सेस हैं उनको बहुत एक्स्ट्रा पावर दे दी जाती है। जैसे कि आर्म फोर्सेस सस्पिशन के बेसिस पे किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, बिना वारंट के सर्च कर सकते हैं कोई भी प्रीमाइसेस वारंट के बिना, और 4 से 5 लोगों की गैदरिंग हो तो उसे रोक सकते हैं, उनको जो है इंस्पेक्ट कर सकते हैं और फायर भी कर सकते हैं अगर उन्हें कोई भी डाउट होता है तो। ये सारी चीज़ बिना वारंट के की जा सकती है, इसलिए आफ्स्पा का हमेशा विरोध किया जाता है। ये जो है आफ्स्पा जो एरिया है वो कौन डिसाइड करता है, स्टेट गवर्नमेंट मतलब गवर्नर के पास ये पावर होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है। तो ये पावर जो है गवर्नर और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लगा सकती है। जो डिस्टर्ब एरिया हैं केवल वहीं पर आफ्स्पा एक्ट लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इस एक्ट के विरोध में ये आर्टिकल में बात की गई है। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आर्टिकल नहीं है हमारे लिए, जो इम्पोर्टेंट था वो ये इशू था। होपफुली आपको ये इथनिक क्राइसिस समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी जो इथनिक इश्यूज़ हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, एन्जॉय योर डे।